हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी जो कि पीजीटी फिजिक्स मेल कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन पेपर था। और ये लास्ट पार्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 9। सेक्शन 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास नीड नॉट लाई विद इन द बॉडी, इज ऑलवेज एट द अपर सर्फेस ऑफ द बॉडी, इज ऑलवेज एट द लोअर सर्फेस ऑफ द बॉडी, या इज ऑलवेज इनसाइड द बॉडी। देखो, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का टोटल मास अपेयर्स टू बी लाई होता है, एज्यूम टू बी लाई होता है। जैसे मान लीजिए एक रोड है, तो रोड का जो सेंटर ऑफ मास, अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म रोड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस रोड के हाफ पॉइंट पर होगा, L/2 पर होगा। और अगर मान लीजिए स्फेयर है, तो स्फेयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर रहेगा। ऐसे ही अगर मैं रिंग को कंसिडर करूं, तो जो रिंग होती है उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर लाई करता है, यानी कि उसकी बॉडी पर लाई ना करके कहीं बाहर आउटसाइड लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के सरफेस पर भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आउटसाइड भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि वो सरफेस पर ही लाई करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास नीड नॉट लाई विद इन द बॉडी। मतलब जरूरी नहीं कि बॉडी के अंदर ही लाई करे, बाहर भी लाई कर सकता है। जैसे बैंगल, अगर मैं बैंगल का केस लूँ, मतलब चूड़ी या रिंग, तो इन सब में सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पर लाई करेगा, जो कि उस रिंग के सरकमफ्रेंस पर भी नहीं है, उसके कहीं बाहर है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक क्वेश्चन आपको गिवन है, उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको बताना है। तो देखो, जनरल इक्वेशन जो होते हैं, अगर मैं उसको यहाँ पर लिखूँ, x = a sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो t का जो कोफिशिएंट होगा वो ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 1000 यहाँ पर ओमेगा हो गया। तो टाइम पीरियड और ओमेगा में रिलेशन होता है t = 2π में ओमेगा, तो 2π ओमेगा की वैल्यू 1000 है, तो ये बचेगा π में 500 सेकेंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे ही क्वेश्चन है, इस बार पूछा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ऑसिलेशन की। तो देखो, ओमेगा हमने फाइंड करा था, ओमेगा टी का कोफिशिएंट होता है वो हो गया 1000, लेकिन यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज, यानी कि आपको एफ फाइंड करना है। और फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में रिलेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ओमेगा = 2π/t होता है, या t = 2π/ओमेगा होता है। इसी को आप 2π × f भी लिख सकते हैं, मतलब कि f = कितना हो जाएगा, ω/2π। और वैसे भी हमने टाइम पीरियड निकाला था ना अभी, उसका रिवर्स भी कर दो तब भी आंसर आपका आ जाएगा। तो f = ओमेगा कितना है, 1000/2 × पाई, हो जाएगा 500/π। या इससे पहले जो आंसर आया था ना हमारे यहाँ पर, π/500 टाइम पीरियड आया था, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 टाइम पीरियड, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो, यानी कि चेंज ऑफ हीट जो होगा वो 0 रहेगा। तो एंट्रोपी का चेंज पूछा है कितना होगा। तो देखो, एक रिलेशन होता है एंट्रोपी और हीट में, ΔQ = T∆S। अब क्योंकि ΔQ 0 है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो ΔS भी 0 होगा, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज 0 होता है, एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ सकता। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी हम एडियाबेटिक को कह सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा अपना 0। नेक्स्ट है, 1 मोल क्या होता है। तो देखो, 1 मोल हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एटम को, जो कि 12 ग्राम सैंपल के 12 ग्राम सैंपल में रहेंगे, और सैंपल हम लेते हैं C12, कार्बन का 12। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 ऑफ द SI यूनिट एंड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन 12। नेक्स्ट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, तो नेगेटिव फॉर काउंटर क्लॉकवाइज, 0 फॉर क्लॉकवाइज, पॉजिटिव फॉर काउंटर क्लॉकवाइज। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली हम एक्स एक्सिस से, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर आ गया, तो उसने कितना ये एंगल कवर किया है, उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को ये काउंटर क्लॉकवाइज बोल रहे हो, तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 3, पॉजिटिव फॉर काउंटर क्लॉकवाइज। अगर इधर साइड डिस्प्लेसमेंट होता है ऐसे, तो वो नेगेटिव में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट है, एक आइडियल इंजन क्या होता है।
देखो एक आइडियल इंजन वो होगा जिसमें पहली बात तो उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई हो। इसका मतलब एफिशिएंसी तब हाई होगा जब उसमें कोई भी वेस्टफुल एनर्जी नहीं हो पा रही होगी, मतलब कि कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो रही हो। और आइडियल इंजन में जो भी प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑल द प्रोसेस आर रिवर्सिबल एंड नो वेस्टफुल एनर्जी ट्रांसफर अकर्स। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ सिस्टम इज आइसोलेटेड एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, इसका मतलब नेट फोर्स कितनी है, 0 है। आपको पता होगा न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बोलते हैं पी को। तो देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी होती है कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज देख रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सो वी कैन से दैट द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज, यानी कि ऑप्शन 3 सही रहेगा, द लीनियर मोमेंटम सिस्टम रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर क्या होता है, मतलब इनमें से किसके इक्वल होगा। देखो 1 किलोवाट, किलो का मतलब होगा 10⁻³ वाट, और आवर को हम चेंज करेंगे अभी सेकंड में। तो जब आप इसको टोटली मतलब 1 × 10⁻³ है, आवर में चेंज करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 60 × 60 की। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं 6 6 या 36 आएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 36 × 10 की पावर कितना, ये 2 और 3 5, ठीक है। इसको आप 3.6 × 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल आएगा, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। और 3.6 × 10 की पावर 6 है नहीं है, तो आप इसको मेगा भी तो लिख सकते हो। तो 3.6 मेगा वॉट किलोवाट, मतलब कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 मेगा जूल होंगे या फिर 3.6 × 10 की पावर 6 जूल होंगे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मेगा जूल 3.60। क्वेश्चन नंबर 10 है रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस दैट यूज वर्क टू ट्रांसफर एनर्जी। देखो दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, एक होता है इंजन, कार्नोट इंजन या कार्नोट इंजन की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि कार्नोट इंजन हाई टेम्परेचर बॉडी से इंजन में मान लो ये है सोर्स और यहाँ पर है सिंक। तो सोर्स हाई टेम्परेचर पर होता है, ठीक है, मान लेते हैं ये TS है और ये इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं। तो सोर्स से सिंक की तरफ हीट जाती है, यानी कि हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट जाती है और आपको मिलता है कुछ वर्क, ठीक है, मतलब कुछ एनर्जी मिलेगी। अब रेफ्रिजरेटर में ठीक इसका उल्टा होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या होगा, जो लो टेम्परेचर बॉडी होगी, यानी कि एक तरह से मैं उसको सिंक बोल सकता हूँ, सिंक से टेम्परेचर वहां पर मतलब हीट वहां पर सप्लाई की जाती है जहां पर टेम्परेचर हाई हो, हाई टेम्परेचर पर, मतलब कि सोर्स बोल देते हैं इसको लेट से। तो रेफ्रिजरेटर में हीट को सिंक से सोर्स की तरफ भेजा जाता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि सिंक मतलब लो टेम्परेचर बॉडी, ठीक है, सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी। तो रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ को हीट ट्रांसफर की जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या आंसर होगा, फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो देखो हाई से लो जाता है इंजन में, तो ये तो सही नहीं होगा। हाँ, अगर हम बात करें फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। मैंने आपको बताया रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट फ्लो करवाते हैं। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, लो से लो नहीं होगा और हाई से हाई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर द एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम, अनडैम्प्ड, नेचुरल, फोर्स या डैम्प। देखो डैम्प ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा डैम्प ऑसिलेशन। नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा कंप्रेसिबिलिटी। इलास्टिसिटी, ये तो खुद एक इलास्टिक फैक्टर होता है बल्क मॉडुलस, तो ये तो नहीं होगा, इलास्टिक लिमिट भी नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी, तो भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी खुद में एक कोफिशिएंट होता है इलास्टिसिटी का, तो सही आंसर होगा कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट है द इलास्टिक कांस्टेंट दैट डील्स विद द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
देखो यंग्स मॉडुलस की अगर मैं बात करूं तो यंग्स मॉडुलस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन रहता है, ठीक है। पॉइजन रिलेशन में हम लेते हैं लेटरल स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में हम लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस में हम लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक। इसमें सही आंसर होगा बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट है ऑन कंपेयरिंग प्योर ट्रांसलेशन को, जब आप प्योर रोटेशन से कंपेयर करते हो तो मास क्या हो जाता है। तो एक्चुअली जैसे आप ट्रांसलेशन है और प्योर रोटेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है रोटेशन में। यहाँ पर वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, यहाँ पर एंगुलर स्पीड हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर मास अगर हो तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको बोलते हैं। अगर यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर मान लीजिए हाफ mv² है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ पर p इक्वल टू अगर mv है तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम बराबर हो जाता है आई इंटू में ओमेगा। तो फिलहाल तो मैं मास के बारे में बता रहा था, तो मास का इक्विवेलेंट होता है रोटेशनल इनर्शिया आई। नेक्स्ट है हुक्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन। एक्चुअली हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई इलास्टिक बॉडी है, उसमें आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेन आएगा, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो रेशो होता है विद इन इलास्टिक लिमिट वो कांस्टेंट होता है। तो हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन के बारे में बताता है, तो अपना सही आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखो यहाँ पर मैंने आपको कंपेयर किया था रोटेशनल और ट्रांसलेशन में, तो यहाँ पर अगर फोर्स होती है तो इसमें हम रोटेशन में उसको बोलते हैं रोटेशनल इफेक्ट को टॉर्क। यहाँ पर फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ पर टॉर्क बराबर होता है आई इंटू में अल्फा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एक्सीलरेशन ए। तो टॉर्क किसके बराबर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सीलरेशन। अब हमसे पूछा क्या था यहाँ पर, द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो डिवीजन ऑफ इनर्शिया टू एंगुलर नहीं, मैंने आपको बताया टॉर्क बराबर होता है आई इंटू में अल्फा। सेकंड ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोटेशनल इनर्शिया एंड ऑफ द बॉडी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंड तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है टॉर्क, तो हमारा ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिसके अगेंस्ट में अगर वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ पर, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो कुछ एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्स के जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, कोलम्बियन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। नॉन कंजर्वेटिव की बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव में आते हैं जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फोर्स, ये सब न्यूक्लियर फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। तो फिलहाल तो कंजर्वेटिव पूछा तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, जबकि जहाँ पर आपको फ्रिक्शन दिखे या हीटिंग दिखे वहाँ पर आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अ पार्टिकल इज। देखो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है सब एक्सीलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ये कहते हैं कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है -x पर, यानी कि जो एक्सीलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, लेकिन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। और देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये होता है कि मान लो कि स्प्रिंग ले लेते हैं तो उसकी जो पोजीशन है स्प्रिंग की, मान लो अभी डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है तो उसका एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा, और जब ये कंप्रेस होगी स्प्रिंग यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर इधर रहेगा तो एक्सेलरेशन रहेगा इसमें इस तरफ। अब जो एक्सेलरेशन है वो पोजीशन पर यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन में टू एंड फ्रो मोशन होता है तो x की वैल्यू घटती है बढ़ती है। जैसे मान लो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं डिस्प्लेसमेंट का तो इस तरह से होगा, तो x की वैल्यू पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, फिर नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो क्योंकि x की वैल्यू एक्सेलरेशन डायरेक्टली x पर डिपेंड करता है, माइनस साइन आ रहा है बस फर्क कितना है। तो x की वैल्यू क्योंकि बार बार चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज होगी, कभी वो एक्सेलरेट करेगा कभी वो डी एक्सेलरेट करेगा।
तो इसमें ऑलवेज एक्सीलरेट नहीं होगा, ऑलवेज रिटार्डेड भी नहीं होगा, नाइदर भी नहीं होगा, इसमें होगा अल्टरनेटिवली एक्सेलरेटेड एंड रिटार्डेड। तो ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो टोटल एनर्जी की बात करें एसएचएम में तो वो हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है, या कांस्टेंट रहती है। तो हम कह सकते हैं इट विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। जैसे अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सिंस एम्पलीट्यूड सिंपल हार्मोनिक मोशन में कांस्टेंट रहता है, क्या तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो सेम रहेगी हर एक पॉइंट पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 20 इन सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में द ऑसिलेटरी बिहेवियर इज ओनली ड्यू टू बैक एंड थ्रो मोशन। The radial component of gravitational force give the restoring force and the tangential force। तो पहले इन कंपोनेंट को बात कर लेते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए पेंडुलम है, अब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये पेंडुलम यहाँ पर आ रहा है लेट से, तो देखो इसका बोब का जो मास होगा वो तो mg डाउनवर्ड होगा, लेकिन इसके दो कंपोनेंट होंगे, लेट एंगल थीटा यहाँ से, तो इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे। जैसे एंगल थीटा तो एंगल थीटा होगा, इधर वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा mg sin थीटा। तो ये जो इधर वाला कंपोनेंट आप देख रहे हैं इस पाथ के टेंजेंट पॉइंट पर है, ये टेंजेंशियली हमने इसको डाला है यहाँ पर। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इसकी वजह से ये पार्टिकल या बॉब अपनी पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करता है, और mg cos थीटा जो होता है यानी कि एक तरह से इस पाथ के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो वो बैलेंस करता है टेंशन को, ठीक है, या कह सकते हैं टेंशन को बैलेंस करेगा, सेंटीमीटर जो फोर्स होगी उसको बैलेंस करेगा, क्योंकि टेंशन किसके बराबर होगी? सेंटीमीटर फोर्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि mg sin थीटा की वजह से तो वापस आ रहा होगा, यानी कि ये तो एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रही होगी, रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगी। और जो mg cos थीटा इट विल गिव्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं द रेडियल कंपोनेंट मतलब ये वाला, ये किसको देगा? mg cos थीटा बराबर होगा सेंटीमीटर फोर्स के, तो उसी की वजह से यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा। जबकि जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है यानी कि mg sin थीटा इट विल गिव द रिस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से पेंडुलम वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।